गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली दो क्लास अपन फ्रेनेल प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक अपन ने फ्रेनेल बाइप्रिज्म किस तरह से कार्य करता है, इसकी सहायता से किस प्रकार दो आभासी स्रोत प्राप्त किए जाते हैं और व्यतिकरण फ्रिंजें देखी जाती हैं, और फ्रेनेल बाइप्रिज्म का उपयोग कर अपन किस प्रकार एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। इतना हम पिछली क्लास तक कर चुके हैं। आज अपन इसके आगे का करेंगे कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म की सहायता से पारदर्शी द्रव्य की पतली चादर मोटाई किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म का प्रयोग में जो निर्दिष्ट पारदर्शी द्रव्य जैसे कांच है या अभ्रक जिसकी पतली चादर है, जिसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए इस फ्रेनेल बाइप्रिज्म का उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए अपन फ्रेनेल बाइप्रिज्म की सहायता से दो संसक्त स्रोत प्राप्त कर लिए, ए और बी। ए और बी दो कोहेरेंट सोर्स हैं। इतना अपन पूरा डायग्राम नहीं बना रहे, ये सोर्स प्राप्त कर लिए और बिंदु सी ए और बी से समान दूरी पर है। ये आपका सेंटर पॉइंट है सी। ये ए और बी दोनों से समान दूरी पर है, और ए और बी जो दो आभासी स्रोत है उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है। ठीक है। अब यदि टी मोटाई और म्यू अपवर्तनांक की एक प्लेट जी, इन दोनों जो किरणें हैं इन दोनों में से एक के पथ में प्रस्तुत कर देते हैं। मान लीजिए इस यहां आपने इसमें रख दी जाती हैं। तो इस डायग्राम में देखिए कि तो वह फ्रिंज जो पहले बिंदु सी पर बन रहा था वह अब पी पर शिफ्ट हो जाता है। फिर जो बिंदु यहां पर जो बन रही थी वो मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो बी से पी तक हवा में तरंग द्वारा लिया गया समय वही है जो ए से पी तक तरंग द्वारा कुछ हवा में और कुछ प्लेट में होकर जाने में लगता है। मान लीजिए हवा में प्रकाश का वेग c0 माना है और माध्यम में उसका वेग c है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, b से p तक तो जो तरंग है वो एयर में ही जा रही है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, bp/c0। ठीक है। और यहां पर जब अपन ने प्लेट रखी है वो a से p तक प्रकाश तरंग तो जा ही रही है, लेकिन कुछ दूरी तो वो एयर में ट्रेवल करती है और प्लेट की मोटाई के बराबर डिस्टेंस वो माध्यम के अंदर तय करता है। माध्यम में अपन ने प्रकाश का वेग c माना है और एयर के अंदर c0 माना है। तो b/c0 इसे p तक पहुंचने में लगा समय, और AP-T/c0 यानी कि इस t इस मोटाई को हटा दिया, ये तो c0 वेग से चलेगा इतनी दूरी तो, और प्लस t/c, ये कितना, ये के बराबर होगा प्रकाश तरंग को a से p तक पहुंचने में लगा समय। और जब ये तरंगें p बिंदु पर पहुंचेगी तभी आपको व्यतिकरण पैटर्न देखने को मिलेगा। जब मिलेंगे तब वो व्यतिकरण होगा और आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। तो अपन ये वाली इक्वेशन ले सकते हैं ये। ठीक है। इसको यदि सॉल्व करें तो BP इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू AP-T+C0/C/T। C0/C क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का, जो भी प्लेट आपने रखी है माध्यम की, कांच है या अभ्रक है, का अपवर्तनांक है, वो म्यू है। चलिए तो अब क्या लिख सकते हैं, BP-EP इजिकल टू μ-1 T, या μ-T या फिर μ-1 T। तो ये आपके पास आ गया। पहले यदि nth फ्रिंज बिंदु P पर स्थित होता तो पथांतर कितना, BP-AP इक्वल टू n लैम्डा, और BP-AP इक्वल टू कितना है, μ-1 T। अगर ये वैल्यू अगर आपने रख दी तो कितना आ जाएगा, μ-1 T इक्वल टू n लैम्डा। वही आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब फ्रिंज द्वारा स्थानांतरण की दूरी निकालते हैं, कितनी होती है, x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये फार्मूला आपको पता ही है, जहां पर क्या है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कितना है, बीटा या फ्रिंज अंतराल के बराबर होता है। ठीक है। इसलिए x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो n लैम्डा इक्वल टू कितना ले सकते हैं, x d अपॉन कैपिटल D, और n लैम्डा का मान
वापस यहाँ रख दिया, म्यू माइनस वन इंटू टी अगर रख दें तो म्यू माइनस वन इंटू टी इजिकल टू एक्स स्मॉल डी अप कैपिटल टी। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। इसलिए x अर्थात वह दूरी जिसमें केंद्रीय फ्रिंज स्थानांतरित होता है वो है, और कैपिटल डी, स्मॉल डी और म्यू ज्ञात करके हम पारदर्शी प्लेट की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और यदि एक वर्णी प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है तो फ्रिंज एक समान होते हैं, सारे के सारे फ्रिंजेस समान चौड़ाई की अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश स्रोत काम में ले तो पारदर्शी प्लेट को बीच में प्रस्तुत करने के पश्चात केंद्रीय फ्रिंज जिस स्थिति में स्थानांतरित होगा उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। अतः अपन क्या करते हैं, यहां पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। तो श्वेत प्रकाश के क्या होता है, फ्रिंजे रंगीन होते हैं परंतु केंद्रीय क्या होता है, व्हाइट होता है। तो पारदर्शी प्लेट को फ्रिंज बीच पारदर्शी प्लेट को बुलाए बिना जब क्रॉस वायर को श्वेत फ्रिंज पर क्रॉस तार केंद्रीय श्वेत फ्रिंज पर होते हैं तो रीडिंग अपन ले लेते हैं, और जब प्लेट प्रस्तुत की जाती है तो केंद्रीय श्वेत फ्रिंज जितनी दूरी स्थानांतरित होता है उसका अपन रीडिंग ले लेते हैं, और नेत्रिका के माइक्रोमीटर स्केल दोनों स्थितियों का अंतर ज्ञात लेते हैं, और यह स्थानांतरण का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन x का मान निकाल लेते हैं। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए माइक्रोमीटर नेत्रिका उसी दूरी x तक स्थानांतरित की जाती है तो दृष्टि क्षेत्र को पार करने वाले फ्रिंजों की संख्या गिन ली जाती है। मान लो फ्रिंज क्षेत्र को पार करते हैं, बल्कि यूं कहे कि मान लीजिए n फ्रिंज दृष्टि क्षेत्र को पार करते हैं तो अपन ले सकते हैं म्यू माइनस वन इंटू टी इजिकल टू एन लेमडा। तो इसके द्वारा भी अपन t के मान का परिकलन किया जा सकता है। तो t का मान समीकरण 2 द्वारा भी परिकलित कर सकते हैं, परंतु यदि t ज्ञात हो तो म्यू का परिकलन भी हो सकता है। यदि t मालूम है तो म्यू का मान भी अपन निकाल सकते हैं। तो इस प्रयोग से यह भी सिद्ध होता है कि प्रकाश हवा की अपेक्षा उस माध्यम में अधिक धीरे चलता है जिसके लिए म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज उसी ओर स्थानांतरित होता है जिस ओर अपन पारदर्शी प्लेट रखते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। पारदर्शी द्रव्य की एक पतली चादर की मोटाई 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर दी हुई है। तो T इजिकल टू आपको यह हुआ है। यह व्यतिकरण करते हुए किरण पुंज के पथ में रखी जाती है। आपने किरण पुंज के पथ दिया जिससे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा इजिकल टू 5460 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। लैम्डा का मान आपको दिया हुआ है। और केंद्रीय फ्रिंज छठवें प्रदीप्त फ्रिंज की सामान्य स्थिति में स्थानांतरित हो जाती है। तो चादर का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो n इजिकल टू आपको क्या दे दिया 6, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाया म्यू का मान। अभी अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया है कि म्यू माइनस वन इंटू टी इजिकल टू क्या होता है n लैम्डा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो म्यू इजिकल टू कितना आएगा n लैम्डा अपॉन टी प्लस 1। n इजिकल टू कितना है 6, यहां पे आपने रख दिया। लैम्डा का मान 5460 इंटू 10⁻⁸ और अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, वैल्यू रख दी प्लस 1। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, म्यू इजिकल टू 1.52। म्यू के हमने यहां पर ध्यान दीजिएगा अपन ने यूनिट नहीं लिया है क्योंकि म्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होती। वैसे यहां पर यूनिट लिखी है, अगर चाहे तो इसके ब्रैकेट में यहां पर अपन लिख देते हैं कि नो यूनिट, लेकिन अगर इकाई नहीं है तो अगर खाली छोड़ तब भी लेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि उसके आगे लिख दिया जाए रिजल्ट जो भी आए जैसे 1.52 और यहां ब्रैकेट बना कर देते हैं नो यूनिट।
ठीक है, आज का इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।